इसके बाद है आपके पास, देखो मेल्टिंग पॉइंट। कल हमने डिस्कशन कर लिया था कि जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा जनरली? एक होता है वैन डर वाल्स फोर्स और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट में मेन क्या था? साइज है। जैसे मैंने कहा NH3 है, दूसरा PS3 है, तीसरा ASS3 है, फिर SbH3 है, और लास्ट में बिस्मिथ का S3 है। तो जनरल क्या होता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है कि इसके बीच में जो फोर्स लगता है वो लगता है वैंडर वॉल फोर्स। वैंडर वॉल फोर्स वहां पे लगेगा जहां पे साइज बड़ा होगा। जिसका साइज बड़ा होगा उसका वैंडरवॉल फोर्स भी ज्यादा होगा। जिसका साइज ज्यादा उसका वैंडरवॉल फोर्स भी ज्यादा। तो साइज सबसे बड़ा बिस्मिथ का और सबसे छोटा NH3 का। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि एक और फोर्स यहाँ पे वर्क करता है, वो है, बता आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NH3 होता है जो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो नंबर 1 पे चला जाएगा। यहां से नंबर 1 पे चला गया। ठीक है, ऐसे तो ये हटा देते हैं। जो ये है ये नंबर 1 पे चला जाता है तो सीक्वेंस चेंज हो जाता है। PS3, फिर ASS3, फिर SbS3, और नंबर 1 पे आ जाता है NH3। ठीक है, तो ये सीक्वेंस को याद रखना है। इसमें मेन फैक्टर किसका है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पे भी होगी वहां पे मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ये समझ में आया आपको? यस सर। ओके श्वेता। यस सर। यस सर। ओके, तो ये सीरीज, ये सीक्वेंस याद करना आपने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आता है कि मेल्टिंग पॉइंट को अरेंज करो, बॉइलिंग पॉइंट को अरेंज करो, या सॉलिबिलिटी, कोई भी टर्म्स क्वेश्चन में दे सकता है। अब देखो सॉलिबिलिटी है, तो सॉलिबिलिटी होती है जो, वो NH3 है जो केवल और केवल NH3 क्या करेगा, वाटर में सॉल्युबल होता है। बाकी जितने भी हाइड्राइड है इसमें, जैसे इसके आगे कौन था? PS3 था, ASS3 है, एंटीमनी का हाइड्राइड है। तो इनमें से कोई भी है ये वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होगा, केवल NH3 होगा। क्यों, बता सकते हो कोई? इसमें केवल NH3 वाटर के साथ सॉल्युबल होगा, बाकी के नहीं होंगे ये। क्यों? देखो, वाटर में सॉल्युबल कौन से होंगे? जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये पता है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पता है? यस सर। ओके श्वेता। यस सर। हाँ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही मेन रोल प्ले करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ, देखो वाटर ये होता है HOH। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब हाइड्रोजन उसके साथ कंबाइन करेगा नाइट्रोजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ, और फ्लोरीन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा हाइड्रोजन, NH3 के साथ है ये, NH3 है ये। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाएगा। फिर ये हाइड्रोजन है, ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये है हाइड्रोजन बॉन्ड और ये वाटर है, तो ऐसे कनेक्ट होते चले जाएंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये दोनों, ये तो वाटर है, अच्छा H2O है ना ये, एक मिनट, जैसे H2O है तो HOH, और दूसरा NH3 है, NH, H और H। अब ये H इस O के साथ कनेक्ट होगा और ये N
इस H के साथ कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसीलिए ये वाटर में सॉल्युबल होगा। औरों के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसीलिए और क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। समझ में आ गया सॉल्युबिलिटी वाला टर्म्स? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जनरली वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर में सॉल्युबल वही होगा जिसमें या तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है और या फिर उसमें कोई चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तो उसी केस में क्या होगा, वो वाटर में सॉल्युबल होगा। क्लियर? यस सर। ओके। यस सर। सर हाँ बताओ। वो NH3 के अलावा जो वो सब था वो वाटर में सोल्यूबल क्यों नहीं है, वो नहीं समझ। क्योंकि उसमें पोलर नेचर नहीं है। पोलर नेचर मतलब जैसे PS3 है, अब PS3 कैसे वाटर के साथ कंबाइन करेगा? इसमें तो चार्ज है, प्लस प्लस और ये माइनस। अब ये तो कोई बॉन्ड बना ही नहीं रहा इसके बीच में, कौन इस किसके साथ कंबाइंड होगा? अब उसमें तो क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या था कि जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो रहा था, और जो इसका हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहा था। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये दोनों आपस में कंबाइंड हो रहे थे, तो ये सॉल्युबल हो जा रहा था। लेकिन बाकी के जो एलिमेंट है जैसे PHS3 हो गया, ASH3 हो गया, अब इसमें ना तो कोई चार्ज डेवलप है, ये तो कंपाउंड है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, तो वाटर में सॉल्युबल के लिए क्या होना चाहिए, इसके साथ इसके जैसा नेचर होना चाहिए, और इसके जैसा नेचर इनके पास है ही नहीं। इसमें ना तो चार्ज डेवलप हो रहा है और ना ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट है देखो, थर्मल स्टेबिलिटी। अब बताओ इसमें से सबसे मजबूत कौन होगा? थर्मल का मतलब हीट देने पे भी स्टेबल रहेगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? अब ये 5 ऑप्शन है देखो, NH3, दूसरा PS3, तीसरा ASH3 और एंटीमनी हाइड्रेट। अब इसमें से बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल NH3 कौन होगा? NH3। NH3। यस सर। और श्वेता बताओ। कौन ज्यादा मजबूत होगा? बताओ। इसका आंसर है NH3 इज राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि जब क्या होगा, छोटा साइज है, देखो नाइट्रोजन का क्या है, स्मॉल साइज है ना? और जब स्मॉल साइज होगा तो क्या होगा, जो N और H के बीच का बॉन्डिंग होगा वो स्ट्रॉन्ग होगी ना? बताओ। और जो ये एंटीमनी है, इसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ठीक बड़ा है। साइज है, जल्दी टूट सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी NH3 की और सबसे कम SbH3 की। बताओ क्लियर हुआ? यस यस या सर। नो? ओके सर श्वेता रिपीट बताओ। कर दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ मुझे लग ही रहा था आपका, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही थी। देखो स्टेबिलिटी में क्या होता है, स्टेबिलिटी का मतलब कौन कितना मजबूत है, कौन कितना स्टेबल है। तो जैसे मैंने कहा NH3, दूसरा PS3, तीसरा ASH3, फोर्थ है एंटीमनी S3। ठीक है, अब इस केस में होता क्या है कि जब जो N और H है, ठीक है, अब N और H है जो, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। नाइट्रोजन का साइज हो गया स्मॉल, तो जो हाइड्रोजन होगा उसके साथ वो क्या होगा, टाइटली बाउंड करके रखेगा।
यानी इसके बीच में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि मजबूत होगा ये बॉन्ड। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और एंटीमनी सबसे कम, क्योंकि एंटीमनी में क्या है, बड़ा साइज होगा, तो जो SB और H के बीच का जो बॉन्ड है, स्ट्रेंथ है, वो क्या होगी, लेस होगी, कम हो जाएगी, जल्दी टूट जाएगा, तो इसीलिए ये अनस्टेबल होगा। आया समझ में? यस सर। हाँ, तो यही है इसका लॉजिक, देखो, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी आगे भी आएगा आपके पास, तो थर्मल स्टेबिलिटी का ध्यान रखना है। थर्मल स्टेबिलिटी में क्या होगा, देखो, ये देखो इसने ऑर्डर दिया हुआ है। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, ये देखो, NH3, फिर PS3, फिर AsH3, एंटीमनी H3 और बिस्मिथ। तो बिस्मिथ सबसे अनस्टेबल होगा। अब आता है रिड्यूसिंग एजेंट। सुना है आपने इसका नाम कभी भी? यस रिड्यूसिंग सर। एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत पूछा यस जाएगा, सर। सुना है ना? यस यस सर। सर। अब ये बताओ कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो हाइड्रोजन को जल्दी रिमूव करेगा या गेन करता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है इसमें या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है? सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन। आप बताओ अंकित। आवाज आ रही है सर? हाँ बताओ। सर रिपीट अगेन प्लीज। मैंने कहा ये आवाज। बताओ कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, उसमें वो हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट सर। हाँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। चलो मैं बता देता हूँ इसे, ठीक है। देखो, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, विच रिड्यूस द अदर सब्सटेंस, बट क्या होगा, इट सेल्फ ऑक्सीडाइज, अपने आपस में ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। जैसे LIC एजेंट होता है, वो दूसरे के LIC करेगा, खुद का नहीं करेगा। तो ऐसे ही इसका, ये दूसरे को रिड्यूस करेगा लेकिन इसके खुद का ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, तो ये हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, तो जो जितनी जल्दी रिमूव करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर। अंकित, यस सर। आप देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन को रिमूव करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन को रिमूव करेगा उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? यस सर। ओके, अब बताओ मुझे कि NH3, PS3, AsH3, SbH3, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? NH3 सर। NH3। अच्छा, आप यस सर। बताओ श्वेता, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? अच्छा, वो लेफ्ट हो गई अभी, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही ना। तो इसका आंसर है, एक मिनट वो बताएगी। इसमें क्या होता है, देखो, इसमें भी बॉन्ड स्ट्रेंथ का ही कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ही कॉन्सेप्ट है। जैसे NH है, यहाँ पे PH है, यहाँ पे AsH है, और यहाँ पे एंटीमनी H है। तो कौन सा बॉन्ड है जो जल्दी टूट जाएगा?
बॉन्ड तो इसमें जल्दी टूट जाएगा सर, एंटीमनी H3। हाँ, श्वेता जुड़ गए आप? तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन को जल्दी निकालेगा, और हाइड्रोजन को कौन जल्दी निकालेगा? जिसमें बॉन्ड वीक होगा। तो बॉन्ड वीक कौन सा है? सबसे वीक बॉन्ड है SBH का, क्योंकि बड़ा साइज है तो इसके जल्दी टूटेगा, इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट SbH3 का सबसे ज्यादा होगा, और ये सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा NH3। और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन हो जाएगा? SbH3। क्लियर हुआ? यस सर। श्वेता? यस सर। तो रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? ये बहुत बार आएगा। 15 में जो पढ़ा आपने वही 16 में आएगा, वही 17 में आएगा। ठीक है, सब में सेम है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो हाइड्रोजन को जल्दी रिमूव करेगा, या ऑक्सीजन जिसमें जल्दी होगा, या फिर जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करेगा, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा? SbH3 स्ट्रॉन्ग होगा और NH3 वीक होगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ इस कॉन्सेप्ट से। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिखा भी देता हूँ इसमें। ये देखो, रिड्यूसिंग कैरेक्टर आपको दिख रहा होगा। तो इसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर में देखो, जितना बड़ा साइज है, जैसे BiS3 है, ठीक है, तो BiS3 का साइज सबसे बड़ा है, तो ये जल्दी टूटेगा। फिर एंटीमनी, फिर आर्सेनिक, फिर PS3। और NH3 का साइज सबसे छोटा है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो टूटेगा नहीं। तो ये सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसका पता ऐसे चलेगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं हम। बेसिक नेचर, बेसिक नेचर या बेसिसिटी, सुना आपने नाम इसका? बेसिक नेचर या बेसिसिटी यस सर, नाम सुना है। सुना है यस आपने सर। अंकित? यस सर। तो बेसिक नेचर को हम डिफाइन करेंगे तो क्या कह सकते हैं? या बेसिसिटी या बेसिक नेचर, बेसिक कैरेक्टर। देखो, इसको दो तरीके से हैं जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला, प्रोटॉन एफिनिटी, कौन कितनी जल्दी प्रोटॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा, उतना उसका बेसिक नेचर ज्यादा है। या फिर जो इसके पास लोन पेयर है, जो लोन पेयर है उसे कितनी जल्दी डोनेट कर रहा है। तो जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, उसका बेसिक कैरेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग होगा। देखो, दो स्टेप है। प्रोटॉन एफिनिटी मतलब, प्रोटॉन मतलब यहाँ पे H+ है, कौन H+ को जल्दी गेन कर रहा है। और या फिर लोन पेयर डोनर, यानी कि जो लोन पेयर है वो कितनी जल्दी उसे डोनेट कर रहा है, वो उतना स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, तो अब इसमें से मुझे सोचो एक बार, और फिर बताओ मुझे NH3, PS3, ASH3 और SbH3, इसमें से कौन स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर शो करेगा? सोचो इससे और थोड़ा मुझे बताओ। सबसे स्ट्रॉन्ग हाँ क्या? सर हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस कौन SbH3। सा? SbH3। अच्छा, आप बताओ अंकित। NH3 का सर। NH3। ठीक है, तो इसमें देखो, इसका आंसर है बेसिक कैरेक्टर। ध्यान रखना, बेसिक कैरेक्टर आएगा तो NH3 राइट है। जितना छोटा साइज होगा उतना क्या होगा? देखो, जैसे N है, N के पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि छोटा साइज है। तो जो इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे ये क्या करेंगे? आपस में रिपल्सन करेंगे। तो रिपल्सन करने की वजह से क्या करेंगे? ये नाइट्रोजन चाहेगा कि इसको जल्दी से किसी को डोनेट कर दे हम, तो ये जल्दी से डोनेट करेगा। अब प्रोटोनेशन भी इसी कॉन्सेप्ट में आता है। जैसे ये लोन पेयर है और यहाँ पे प्रोटॉन का मतलब H+ आया, तो ये बहुत जल्दी इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और ये बन जाता है NH4+।
NH4 प्लस बन जाएगा ये, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी डोनेट कर दिया। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लोन पेयर कौन जल्दी डोनेट करेगा, नाइट्रोजन करेगा। क्यों करेगा, एक तो उसका स्मॉल साइज है, छोटा साइज है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास पास है। अब आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे तो क्या होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई। तो जैसे इलेक्ट्रॉन पास पास होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन जल्दी किसी को दे दे ताकि रिपल्सन कम हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी डोनेट करेगा N। इसीलिए जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो डिक्रीज होगा टॉप टू बॉटम, यानी NH3 का सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है अब? यस सर क्लियर है। हाँ, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, इसी पे क्वेश्चन आते हैं आपके पी ब्लॉक में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो बेसिक कैरेक्टर हो गया, इसके बाद आता है आपका ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से कंबाइंड होना। तो नाइट्रोजन एक ऐसा कंपाउंड होता है जो ऑक्सीजन से कंबाइंड होके +1 +2 +3 +4 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, देखो जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन है N2O, तो ऑक्सीजन का आपको पता रखना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, और जिसका अलग अलग होता है उसको X मान लो। जैसे नाइट्रोजन को हमने मान लिया, लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन बी X। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के कितने एटम है, 2, 2 × X, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 इज इक्वल टू 0। तो 2x - 2 इज इक्वल टू 0, ये इधर से इधर चले जाएगा। 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/2, यानी आंसर इज 1। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गए। देखो ऐसे ही आपने हर एक के ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना, +1 फिर +2 फिर +3 +2 कैसे आया, देखो +2 कैसे आया, NO है, इसको x मानो, इसको -2 इज इक्वल टू 0, तो x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2, तो यहाँ पे इसका +2 हो गया नाइट्रोजन का। ऐसे आप हर एक का निकाल सकते हो। जैसे N2O3 है, N2O3, तो इसको x मान लो, नाइट्रोजन को क्योंकि वेरी करेगा, ऑक्सीजन फिक्स होता है -2 इज इक्वल टू 0, तो 2x - 6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, यानी आंसर हो गया 3। तो इसीलिए N2O3 में नाइट्रोजन कितना होगा, +3 हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका है, ठीक है। तो इस सबके ऑक्साइड है, देखो N2O3, N2O4, N2O5। N2O4 या NO2 एक ही बात है। फिर इसके बाद फॉस्फोरस बनाता है P4O6, P4O8, P4O10। आर्सेनिक बनाता है AsO4, AS4O6 और AS4O10। एंटीमनी होता है SbO4, Sb4O6 और Sb4O10। और बिस्मिथ का एक बनता है Bi2O3, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये तो ऑक्साइड है जनरल। इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है एसिडिक स्ट्रेंथ पे। अगर आपको मैंने यही क्वेश्चन दे दिया, या क्वेश्चन ये आ गया कि बताओ N2O, NO, N2O3, एक मिनट से सिस्टमेटिक लिख देते हैं, NO, N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो किसमें टिक करोगे आप, ये हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, N2O7 का, N2O7 7। नहीं है, 5 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये कुछ 1 है, और यहाँ पे भी 1 है। जितना ज्यादा होगा N2O5 का होगा। N2O5, ओके। आप बताओ श्वेता। सर मेरा भी वही है वही है, N2O5। यस सर। ओके। तो ये आंसर N2O5 ही सही है। अब देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है।
जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, इसके क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या याद रखना है, अगर दोनों सेम एलिमेंट, इससे नोटबुक में नोट करते जाओ, जो मेन ट्रिक है कि अगर सेम एलिमेंट हुए तो इसमें ध्यान रखना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, अगर दोनों सेम एलिमेंट है ऑक्साइड के टर्म्स में। ठीक है, सेम एलिमेंट ऑक्साइड हो गए तो उस केस में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। ठीक है, याद रहेगा। यस सर। अब देखो, जैसे N2O5 है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो गए तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, N2O5 सबसे ज्यादा। फिर +4 में N2O4 या NO2 +4 में, फिर उसके बाद +3 में N2O3, फिर +2 में NO, और सबसे वीक एसिड होगा N2O, ये न्यूट्रल होता है। तो ध्यान रखना एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट पे, अगर दोनों सेम है तो। क्लियर। यस सर। ओके, अब ये आपको 16 में भी आएगा, 17 में भी आएगा। तो जो चीज मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको ये दोबारा रिपीट होगी 16 ग्रुप के लिए, और फिर नेक्स्ट टाइम होगी 3 टाइम्स रिपीट होगी 17 में। तो इसीलिए अभी से अगर आप फोकस करोगे तो वहां पे आपको आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप आंसर बताओ आगे। अब सेकंड चीज क्या होती है कि अगर सपोज करो डिफरेंट दे दिया आपको, डिफरेंट, जैसे मैंने दे दिया आपको N N2O3, ठीक है, N2O3, N2O3, और दूसरा इसमें आ गया P4O10, ठीक, P4O10, तीसरा है आर्सेनिक 4O10, और उसके बाद एंटीमनी 4O10। ठीक है, अब सब अलग अलग एलिमेंट हो गए। अब वो फिर पूछेगा आपसे कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, तो सबसे हाईएस्ट इनमें से किसकी होगी, 1 2 3 या 4? सर फोर्थ वाले की। फोर्थ वाले की। ओके, यस सर। और अंकिता बताओ। अच्छा, श्वेता ने टिक मार दिया, वेरी गुड। आप बताओ अंकित, कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको? N2O3 सर। N2O3, तो इसका यस सर। आंसर N2O3 है, ऐसे जाएगा। देखो इसके लिए क्या लॉजिक है, देखो अगर आपका डिफरेंट क्रॉस कर दिया आपने, वेरी गुड। तो देखो अगर डिफरेंट एलिमेंट ले लिया, ठीक है, अब कौन सा सही है उसे भी टिक कर दो, श्वेता, जो सही है उसे भी टिक कर दो अब। हाँ, वेरी गुड। तो अगर डिफरेंट एलिमेंट होगा तो उसके लिए क्या ध्यान रखना है आपने, क्योंकि अब सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है लगभग, तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो गया या ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो गया तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान रखना, इसे याद कर लो आप। अब ये ट्रिक आपका पूरे पी ब्लॉक में चलेगी, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पी ब्लॉक के लिए ध्यान रखना है, चाहे ये 15 ग्रुप पढ़ रहे हैं हम, चाहे 16 पढ़ रहे हैं, चाहे 17 पढ़ रहे हैं या 18 पढ़ रहे हैं। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, लॉजिक यही लगेगा। अगर डिफरेंट एलिमेंट का एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेंगे आपसे तो आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। क्लियर है दोनों कॉन्सेप्ट एसिडिक स्ट्रेंथ के। और यस सर। नाइट्रोजन का
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फिर फास्फोरस की, फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की। इसीलिए ये ऑर्डर इस तरीके का हो गया। क्लियर? यस सर, क्लियर। यस सर। ओके, देखो कितनी अच्छी फैसिलिटी दे दी है कि आप भी वहां से लिख सकते हो, आप जो आप चाह सकते हो सर वो भी लिख सकते हो आप। देखो अब है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। हेलोजन में क्या होगा? देखो हेलोजन का पता आपको कौन कौन से हेलोजन होते हैं। हेलोजन कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मीन ये हेलोजन हो गए। ठीक है, तो अब इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो जनरली जो 15 ग्रुप के मेंबर होते हैं वो इनके साथ दो तरीके के कंपाउंड बनाते हैं। फर्स्ट वन इज ट्राईहेलाइट EX3, जिसमें तीन होंगे, जैसे तीन हो गए NCl3, FCl3 या SbCl3, SbI3, 3 वाले, और एक 5 वाले EX5। ठीक है, अब देखो EX3 में E की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, और जब EX5 होगा तो इसमें E की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5। ठीक है, तो +3 एंड +5। ठीक, क्लियर? नो सर, प्लीज। नहीं हुआ? फिर से बताऊं? नो। सर रिपीट कर दो। देखो इसमें क्या है कि जब भी आप कंपाउंड बनाते हो फ्लोरीन के साथ यानी हेलोजन के साथ, तो ये जो है दो तरीके के कंपाउंड को प्रीफर करता है। ठीक है, कौन? 15 ग्रुप के एलिमेंट, जो भी 15 ग्रुप के एलिमेंट होंगे वो हेलोजन के साथ यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ दो तरीके के कंपाउंड को बनाना पसंद करते हैं। इन जनरल में हम इसे कहते हैं EX3, यानी यहाँ पे E का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +3 होगा, क्योंकि X हेलोजन होता है, X होता है हेलोजन, और हेलोजन का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। तो 3 है तो यहाँ पे -3, तो इसका +3। दूसरा EX5, अब यहाँ पे जो E है उसका +5 क्यों होगा? क्योंकि जो X होता है इसका -1 होता है, और यहाँ पे X के 5 एटम है, तो 5 का मतलब -5, तो -1 × 5, तो -5 हो जाएगा, तो इसका +5 होगा, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल है। तो दो ही तरीके के कंपाउंड ये बनाता है। ठीक है, अब या तो बनाएगा EX3 और या फिर बनाएगा EX5। इसके ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। अब देखो 3 में कौन कौन से आएंगे। 3 में जैसे N के साथ होगा तो NF3 हो सकता है, NCl3 हो सकता है, NBr3 हो सकता है, सर NI3 हो सकता है। हाँ बोलो। ये ई क्या है? E है नाइट्रोजन फैमिली, जैसे E के लिए नाइट्रोजन अभी यूज करेंगे, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी। ठीक है, तो जनरली हम उसको क्या करते हैं? E लिख देते हैं, E। ओके सर। ठीक है, जैसे अभी हमने नाइट्रोजन यूज किया तो नाइट्रोजन लिख दिया। अब फास्फोरस लिखेंगे तो फास्फोरस यूज करेंगे कि PF3, PCl3, PBr3 और PI3। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये कंपाउंड हो गए। ठीक, यस सर। अब P के आगे क्या है? आर्सेनिक है, आर्सेनिक के साथ करेगा अभी। आर्सेनिक F3, आर्सेनिक Cl3, आर्सेनिक Br3 और आर्सेनिक I3। उसके बाद फिर एंटीमनी करेगा, तो एंटीमनी F3, एंटीमनी Cl3, एंटीमनी Br3 और एंटीमनी I3। निधि पहुंच गया आप? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये
हेलोजन के साथ अगर रिएक्शन होती है तो ये इस तरीके का कंपाउंड बनाएगा। ओके, तो समझ में आया है आपको? यस सर। अब देखो, ये था +3 के साथ। अब 5 के साथ क्या होगा? देखो 5 के साथ बनेगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन आता है आपके पास कि NCl5 पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। व्हाई? NCl5 इज नॉट पॉसिबल, व्हाई? बाकी सब बनाएंगे, जैसे P के बाद PCl5 बनेगा, आर्सेनिक का 5 बनेगा, एंटीमनी का 5 बनेगा, लेकिन N का 5 क्यों नहीं बनता है? NCl5 या NF5 नहीं बनेगा, क्यों? कोवेलेंट वैलेंसी। हाँ, कोवैलेंसी। जो नाइट्रोजन होता है उसकी कोवैलेंसी मैक्सिमम +4 होती है, 5 नहीं होती, इसीलिए ये 5 के साथ कंबाइंड नहीं हो सकता, केवल 4 के साथ ही कंबाइंड हो सकता है। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी इसकी 4 होती है। उसका रीजन क्या होता है? absence of d ऑर्बिटल। इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता, वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता, ठीक है? किसके पास? नाइट्रोजन के पास। इसीलिए नाइट्रोजन NCl5 या NF5 नहीं बनाता। टाइम खत्म होने वाला है, रिज्वाइन कर लो सेम आईडी पे।